बंगाल पर भी नजर रखिए। जो बहुमत का आंकड़ा है उसे टच कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 150 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 148 से आगे निकल गई है भारतीय जनता पार्टी और 76 सीटों का फायदा बीजेपी को हो रहा है। जबकि अपनी जीती हुई सीटों में से टीएमसी की बात करें तो 79 सीटों का नुकसान टीएमसी को हो रहा है। 117 पर टीएमसी आगे है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। शुरुआती रुझान ही सही, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बड़ी अच्छी बढ़त बना रखी है और रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू गई है। 150 पार पहुंच गई है। 151 सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। 273 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं और 273 सीटों के रुझानों में ही बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 151 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 117 पर टीएमसी आगे चल रही है। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल होगा। अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो बीजेपी ने जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में की, भय से भरोसे की बात कही, महिलाओं को रिझाने की कोशिश की, कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा बनाया, अगर ये सारी बातें एक साथ काम करती हैं तो बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 153 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। काउंटिंग शुरू हुई है, भाजपा आगे ही रही है। अब सीटों में, रुझानों में लीड उसकी ज्यादातर सीटों पर रही है। ये गैप, इसमें कभी एक बार भी तृणमूल कांग्रेस ने उसको पछाड़ा नहीं है। और आप ये देखिए, अंतर जो है लगभग 40 सीट का अंतर बनता जा रहा है। 155 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। मेजॉरिटी मार्क जिस पर सत्ता मिलती है वो है 148, उससे 7 ज्यादा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है और टीएमसी काफी पिछड़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी ये गैप उस डोमेन में नहीं पहुंचा जहां आप कन्विंस। मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं अब, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता ने जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में इन्वॉल्व हैं, उनसे मैंने पूछा था कितनी सीटें आपको प्रैक्टिकली अंदाजा है, तो उन्होंने कहा 170 सीटें हम हासिल करेंगे, इससे कम नहीं होगा, हमें कोई शक नहीं है। अब मुझे लगता है ये उसी दिशा में, ये सीटें जो ट्रेंड्स हैं ये उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु के ट्रेंड एक और बड़ी कहानी कह रहे हैं। सर इस पर बात कर ले 2 मिनट, फिर आ जाए तमिलनाडु पे। एक आपने कहा सर 170, उन्होंने कहा था कि 170, और वो पूरी तरह इलेक्शन के प्रोसेस में अंदर तक इन्वॉल्व है, सारी जानकारी उनके पास है। तो उन्होंने कहा था कि और 170 सीटें हम लोग हासिल करेंगे, इससे कम नहीं होगा। आपको जो आपके सोर्सेस बताते हैं बीजेपी में ये 170 वो टारगेट ही सौरभ ये था कि 215 सीटों पे पूरी ताकत लगाइए और 215 सीटों में से 170-175 के आसपास उसको जीत में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके पीछे अर्थमेटिक ये था कि जिन सीटों पे बीजेपी जीती, इसके अलावा 53 सीटें लगभग ऐसी थी जिन पे 5000 से कम से हारी, और इसके अलावा बाकी 53 ऐसी थी जिनमें 10,000 से कम का मार्जिन था। तो उन सबको फोकस करके बीजेपी की ये स्ट्रेटजी थी कि इन 215 पे पूरी ताकत लगाइए, जिनमें से 175-180 तक सीटें जीत में कन्वर्ट हो जाए। पोस्ट वोटिंग भी यही फीडबैक है उनका कि इतना तो हमारे पास आ रहा है, उसमें कहीं कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। बूथ के हिसाब से जो भी डाटा उन लोगों ने कलेक्ट किया था। आपके लिए अचीवेबल लग रहा है बीजेपी के लिए? आई थिंक 160-65 उनका ही टारगेट रहा है। उनको लगा था कि उतना आएगा। आपको लगता है ये डुएबल है? क्यों नहीं है? अगर मूड चेंज का है तो जरूर डुएबल है। नंबर्स देखिए, नंबर मैंने उस दिन भी कहा था, चुनाव नंबर से नहीं, चुनाव इमोशन से लड़े जाते हैं और इमोशन से जीते जाते हैं। अगर इमोशन चेंज का है जो ग्राउंड पे है तो क्यों नहीं हो सकता है? होने को हो सकता है। सिर्फ माइनॉरिटी वोट एक है जो ममता के पास पूरा जाता है कंसोलिडेट होके, वो एक हमेशा इफ फैक्टर है बंगाल में। ये गैप भरा जा सकता है अभी भी, आपको लगता है? 1 घंटा 20 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जैसे आपने बोला, ये ना गैप अभी तक भरा ही नहीं है। बीजेपी ने कंसिस्टेंट लीड ली है, तो इसीलिए एक डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा है चुनाव। अब कहाँ के ईवीएम्स खुले, कहाँ के नहीं खुले, वो एक हमेशा रहता है। माइनॉरिटी वोट अगर साथ है ममता बनर्जी के, और अगर इस तरीके के नंबर सामने आ रहे हैं अजीत जी, तो जो हिंदू वोट को लेकर बीजेपी बड़ी श्योर थी कि 90% हिंदू वोट हमें जाएगा, वो कन्वर्ट हुआ है, 50 से आगे बढ़ा। नहीं, वो तो जाहिर है बढ़ेगा, तभी होगा। जो इमोशंस की बात है, इमोशंस का अगर चुनाव है तो पहले जितना हिंदू वोट मिलता रहा है उससे थोड़ा ज्यादा मिला होगा, लेकिन वो 80, 85, 90% नहीं होगा। फिर तो 80, 85, 90% का मतलब है कि बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लेकर के आए और मैक्सिमम सीटें जीत जाए। वो नहीं है। अभी भी लड़ाई इस तरह से है कि जो 170 का टारगेट है वहां तक पहुंच जाए। लेकिन अगर इमोशंस चेंज हुए हैं और हिंदू वोट जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि भय छोड़ करके, और ये निकला है चुपचाप जा करके, उसने वोट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये भरोसा कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सरकार में आ रही है और उसके खिलाफ कोई हिंसा नहीं होगी चुनाव के बाद। अगर वो वोट कर दिया है तो फिर ये गैप नहीं भरेगा। इमोशन पहले भी था, लेकिन उस इमोशन को भय ने रोका हुआ था। जी। अब चूंकि वो भय हट गया तो इमोशन
खुल करके ब्लॉसम हो रहा है, पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेंड जा रहा है, वो जो बीजेपी का अंदाजा था 165 170 सीटें, उस तक पहुंचने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी। रजत जी, दिलीप घोष जो अध्यक्ष भी रहे भाजपा के बंगाल में, उनसे उन्होंने इंटरव्यू दिया था इंडिया टीवी को, और उन्होंने बड़ा साफ साफ अपनी कैलकुलेशन बताई थी कि हमें 10% हिंदू वोट बढ़ाना है। अभी हमको 52-53% हिंदू वोट मिलता है, हमें इसको 65 के आसपास लेके जाना है। वो हमने अगर कर लिया तो फिर हम 170-175 सीट लाएंगे, मतलब ओवरऑल स्टेट में 45% वोट तब हमारा हो जाएगा, जो कि एक सेफ वोट माना जा सकता है। तो वो 10% हिंदू वोट बढ़ाना, लगता है बीजेपी ने उस दिशा में अच्छा काम किया। बीजेपी ने पिछले चुनाव के बाद से ही उस पर काम करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद एक बात कही थी कि जिस दिन बीजेपी 70% हिंदू वोट लेने की स्थिति में होगी बंगाल में, उस दिन उसकी सरकार बन जाएगी। उसके बिना ये संभव नहीं है। तो जो डेमोग्राफी है वहाँ की, उसके हिसाब से सही बात है। और बीजेपी को कोई ये उम्मीद तो किसी नेता को नहीं रही होगी कि कुछ मुसलमान हमको मिल जाएंगे। तो मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा और हिंदू वोट को इकट्ठा करना है, ये बीजेपी के लिए एकमात्र लक्ष्य था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा। तमिलनाडु बार बार ध्यान खींच रहा है, तमिलनाडु से लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में गेम जो है वो पूरी तरीके से पलट गया है। कैसे पलट गया है? टीवीके ने पलटा है। यहाँ पर AIADMK 58 सीटों पर आगे हो गई है। ये बड़ा उलटफेर हुआ है। AIADMK अचानक से आगे हो गई है और 58 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। अभी तक टीवीके और डीएमके की टैली बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से AIADMK ने बढ़त बना ली। खबर है कि तमिलनाडु में स्टालिन पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात जी। सेकंड राउंड में भी देखें कोलत्तूर से तो स्टालिन जो है वो पीछे चल रहे हैं। रजत जी, ये खबर वाकई में बहुत चौंकाने वाली खबर है। ये तो कहाँ से छलांग लगाई है AIADMK सीट पर था। उसकी वजह यह है कि AIADMK का नीचे संगठन बहुत मजबूत है और जो पिछले चुनाव में सीटें हारे थे, बहुत कम मार्जिन से सीटें हारी थी AIADMK, जबकि स्प्लिट हो गया था। इस बार दिनकरण वापस आ गए हैं अलायंस में, उसका फायदा है। ये ठीक है कि वो पनीरसेल्वम जो है वो अलग हो गए, डीएमके के साथ चले गए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करें वो डीएमके और AIADMK के पास ही है। तो AIADMK ने जो गठबंधन बनाया है उसकी वजह से उनको, देखिए हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन जाति का सबसे ज़्यादा असर तमिलनाडु की राजनीति में होता है। जातीय फैक्टर, आप छोटी छोटी पार्टियां देखिए, वो सब पार्टियां जाति आधारित पार्टियां हैं। उनके पास एक कैप्टिव वोट बैंक होता है, जिस अलायंस के साथ जाती हैं उस अलायंस को वो वोट पड़ता है और उसी से वो अलायंस जीतता है। तो 67 के बाद से कांग्रेस आखिरी सरकार थी मेजॉरिटी वाली, उसके बाद कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी है तमिलनाडु में।